दुनिया में कायदीन तो बहुत गुजरे हैं, लेकिन हर कोई कायदे आज़म नहीं होता। कायदे आज़म की पैदाइश ये एक बिजनेसमैन घराना था। तर्जुमानी तो कायदे आज़म कांग्रेस के हिसाब से कर रहे थे। कायदे आज़म की शख्सियत में पॉलिटिकल बैकग्राउंड वैसा नहीं था जैसे गांधी का। वो एक अनपढ़ के दिल की आवाज़ बन गए। अब रियासत की सतह पे उस तरीके से इस दिन को मनाया नहीं जाता। लोग अपनी सियासत में लगे हुए हैं। हुक्मरानों का तो जो हाल है वो अपनी दुकान चमकाने के लिए कोई कायदे आज़म मुस्लिम लीग होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, आज का हमारा प्रोग्राम बानियान पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। दुनिया में कायदीन तो बहुत गुजरे हैं, लेकिन हर कोई कायदे आज़म नहीं होता। 3 सलाहियतें अगर किसी शख्स में पाई जाएं, यानी कि वो थिंकर भी हो, ऑर्गेनाइज़र भी हो और लीडर भी हो, तब जाके वो कायदे आज़म बनता है। बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों को एक ऐसा लीडर मिला, ज़बान का फ़र्क मौजूद था, लोगों को समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो ये कहते थे कि जनाह सही बोल रहे हैं। वज़ीर मेंशन 2nd फ्लोर किराए के घर से पैदाइश 1876 और उसके बाद से एक तवील जद्दोजहद के बाद 1947 14 अगस्त पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया। अब कुछ बातें कायदे आज़म के हवाले से मैं बताना चाहूँ कि आखिरी अयाम चल रहे ज़ियारत में उनके जो डॉक्टर थे उन्होंने 1.5 रुपये के मोज़े कायदे आज़म को तजवीज़ किए, ये कह के जिन्ना ने रद्द कर दिए कि एक गरीब मुल्क का लीडर 1.5 रुपये के मोज़े अफोर्ड नहीं कर सकता। कैबिनेट मीटिंग थी, एडीसी ने बोला कि मुसलमानों के सारे मिनिस्टर्स तशरीफ़ ला रहे हैं, चाय के साथ इनको क्या दिया जाए, तो जिन्ना ने कहा कि ये अपने घर से खा के नहीं आ रहे। नाज़रीन, ये दर्द आज मिसिंग है पाकिस्तान के सियासतदानों में। गवर्नर जनरल हाउस में फर्नीचर आया तो कायदे आज़म ने जब लिस्ट देखी तो गालिबन 36 या 37 रुपये उसमें शामिल थे, तो एक कुर्सी जो थी वो ज़्यादा थी। जब कायदे आज़म ने दरियाफ़्त किया तो बताया गया कि एक कुर्सी मादर मिल्लत हैं, कायदे आज़म का ख्याल रखती हैं, कायदे आज़म के साथ रहती हैं, कायदे आज़म की हमशीरा के लिए। कायदे आज़म ने कहा कि ये पैसे बैतुल माल से नहीं जाएंगे, इसके पैसे फ़ातिमा जिन्ना देंगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आज के हुक्मरानों में मिसिंग है। और कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था वो ये सोच के बनाया था कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ हूँ और पाकिस्तान की ना में दुनिया के फ़ैसलों की ना हूँ, लेकिन आज वो तमाम चीज़ें जो हैं वो यकसा मुस्तरद हैं और पाकिस्तान आज उस दोहराए पे खड़ा हुआ है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे। अल्लामा से पूछा कि आपने इनका क्यों इंतखाब किया। अल्लामा ने कहा ही इज़ अनकरप्टेबल एंड ही इज़ अनपरचेजेबल। अल्लामा का जो विजन था, इस शेर में अल्लामा ने बताया कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ता बखा के काश कर। तो आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे। आज हम जो हैं स्पेशली इस टॉपिक पे बात करने के लिए, कायदे आज़म के टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं इदारे नूर हक जमात इस्लामी का मरकज़ी कराची दफ्तर, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं पब्लिक एड कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और कराची की पॉलिटिक्स में और लोकल मामलात पे, इसके साथ साथ कायदे आज़म के हवाले से जो है वो बड़ी मालूमात रखते हैं। तो मेरी मुराद जनाब नजीब अयूबी साहब। अस्सलाम वालेकुम नजीब अयूबी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप बहुत मसरूफियात जो हैं आपकी सियासी एक्टिविटीज़, उसमें से आपने टाइम निकाला इस मौजू के लिए। और मैं बताना चाहूँगा नाज़रीन कि इस मौजू की जब हमने बात की तो स्पेशली सर ने हमें जो है वो वेलकम किया और अपनी मसरूफियात के बावजूद इन्होंने जो है वो हमें टाइम दिया, तो सबसे पहले इसका बहुत शुक्रिया। तो सर बताएँ 1876 25 दिसंबर कायदे आज़म की पैदाइश और उसके बाद उनकी शख्सियत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अहम मौजू है और कायदे आज़म की पैदाइश ये एक बिजनेसमैन घराना था। कायदे आज़म की पैदाइश ये एक बिजनेसमैन घराना था और उसमें कोई सियासी रंग था ही नहीं उस घराने में। यानी जिसे कहते हैं कि पूरा फैमिली बैकग्राउंड एक बिजनेसमैन और बहुत ही पढ़े लिखे, और उनके वालिद की ख्वाहिश भी यही थी कि बच्चे को हमने इसी लाइन पे लगाना है बिज़नेस के। लेकिन समहाउ द रीज़न कायदे आज़म की इनहेरिड कोशिश ये थी कि वो कुछ और बनेंगे, जिसकी बुनियाद पे उनका वालिद साहब से इख्तलाफ भी रहा ख़ासी हद तक। वो अकाउंटेंसी पढ़ाना चाहते थे और उसी गर्ज से उन्होंने बाहर भेजा भी, लेकिन कायदे आज़म ने अपना माइंड बिल्कुल मुख्तलिफ रखा हुआ था और उन्होंने अपने लिए जो शोबा मुंतखब किया वो अकाउंटेंसी नहीं था बहरहाल। सही। और उन्होंने
फिर अपने लिए लॉ का इंतखाब किया और उसके बाद एक नामी गिरामी, यानी अभी सियासत से पहले की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सियासत से पहले की उनकी जो शख्सियत है वो इंतहाई बुर्दबार, डिसेंट, ग्रेसफुल, और अभी कोई पॉलिटिकल उसके अंदर उनकी शख्सियत में कोई रंग नहीं आया था। और उनका एक स्टाइल था जिस अंदाज में वो पाइप और सिगार एंजॉय करते थे, और हाई फाई क्लास में उनका मूव करना होता था। सबसे हाईली पेड बैरिस्टर थे और कोई माली परेशानी थी नहीं। तो वो जो इख्तिलाफात वाली साहब के हुए, वो जब इस लेवल का उन्होंने अचीवमेंट हासिल कर ली तो वो तो ख़त्म हो गया। एक दूसरा मामला शुरू हुआ उनकी शादी का, जो पहली शादी उनकी बड़ी मोहब्बत वाला, यानी उनके अंदर का अब कायद नज़र आने लगा। और वो लड़की और कायदे आज़म में उम्र का एक फ़र्क मौजूद था जी। तो जाहिर है कि इस तफरीक को, इस फ़र्क को, इस फासले को कायदे आज़म ने अपनी बुर्दबारी से ख़त्म किया। और एक दूसरी दास्तान है कि किस तरीके से उनकी वो शादी हुई और क्या शराइत के ऊपर मामलात आगे बढ़े, तो वो अभी हमारा मौजूद नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनकी शख्सियत के बेशुमार ऐसे पहलू हैं कि जिस पे जितनी गुफ्तगू की जाए कम है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी शख्सियत की मुख्तलिफ़ परतें खुलती चली गईं, और फिर एक वक्त ऐसा आया जब पूरे बर्रे सगीर में एक सियासी फ़ज़ा तब्दील हो चुकी थी, और कांग्रेस एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा नाम, तो आप उससे मुतासिर हुए और पॉलिटिकली आपने अपनी वाबस्तगी कांग्रेस के साथ रखी। और कांग्रेस में बड़े बड़े नाम थे, गांधी साहब, नेहरू, और उसके बाद जनाब अबुल कलाम आज़ाद, और पूरा मकतबा देवबंद, शब्बीर उस्मानी साहब, और बड़े बड़े नाम, यानी कांग्रेस के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। ऐसे में एक छोटी मोटी जो है वो बंगाल से जिसका आगाज़ हुआ मुस्लिम लीग, तो तर्जुमानी तो कायदे आज़म कांग्रेस के हिसाब से कर रहे थे। लेकिन जब ये भी एक ज़र्फ़ की बात है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस, लेकिन जब आपने दलाइल की बुनियाद पे, नज़रियात की बुनियाद पे और ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पे ये समझा कि नहीं, जो अल्लामा इकबाल का दो कौमी नज़रिया था उसको स्टडी किया और उसको समझा, और अल्लामा के साथ भी आपकी ख़तो किताबात और ये सारे मामलात रहे, तो कन्वेंस होने के बाद बाशऊर तरीके से सोच समझ के एक बहुत बड़े विज़न के साथ आप मुस्लिम लीग में शामिल हुए। और मुस्लिम लीग में शामिल होने के बाद फिर वो जद्दोजहद शुरू होती है जिसको हम दो कौमी नज़रिए की बुनियाद कहते हैं, पॉलिटिकल जद्दोजहद का आगाज़, एक सियासी कशमकश का आगाज़। और यहाँ से फिर आपकी कायदाना सलाहियतें, अब कायदाना सलाहियतों को भी हम अगर कंपेयर करें तो ज़ाहिर है कि हमारे सामने एक दूसरी शख्सियत होनी चाहिए, तब जाके हम कंपैरिजन करते हैं। चलिए हम दो शख्सियात की बात कर लेते हैं। एक तरफ गांधी साहब का रोल है, नो डाउट, अब वो भी एक बहुत बड़े शख्सियत थे, और एक तरफ कायदे आज़म की शख्सियत थी। कायदे आज़म की शख्सियत में पॉलिटिकल बैकग्राउंड वैसा नहीं था जैसे गांधी साहब का, महात्मा गांधी कहते थे उनको, और उन्होंने रोज़े रखे हुए थे, रोज़े से हो रहा है भूख हड़ताल जिसे कहते हैं, भरत, तो वो एक तवील जद्दोजहद, और उसके बाद उन्होंने चरखा भी काटा था, जेल भी काटी थी, तो उनके पीछे तो एक पूरी की पूरी आजमाइश का एक दौर था गांधी की, तो जिसकी वजह से वो शख्सियत बनी। उनका जो तर्ज़ बूदोबाश था, जो पहनावा था, वो भी बिल्कुल अवामी किस्म का, जिसकी वजह से जो लोकल, जो निचली क्लास है उसका वो कायद बने हुए थे। फिर इसी तरीके से उनका जनूबी अफ्रीका का उस ज़माने के दौरे, और वहाँ पर जो कालों के ख़िलाफ़ मामलात हो रहे थे उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट, तो गांधी साहब की एक शख्सियत जो है वो बनी हुई थी, उनका एक पूरे का पूरा करिश्मा ऑलरेडी डेवलप था। उसके मुकाबले पे कायदे आज़म का करिश्मा डेवलप हो रहा था। इवन ये कि जो लैंग्वेज है वो भी बहुत माने हो रही थी। कायदे आज़म ऑक्सफोर्ड के और बेहतरीन इंग्लिश, और लेकिन जब ये कम्युनिकेशन गैप आया तो कायदे आज़म ने अपनी शख्सियत के उस कैरिज़मा को इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में वो एक अनपढ़ के दिल की आवाज़ बन गए। वो जिस वक्त ये कहते थे आप मोहम्मद अली जिन्ना, मजमे में सकूत तारी हो जाता था, और वो इंग्लिश में ही बात कर रहे होते थे।
और सरदार अब्दुल रब नश्तर, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, यानी कायदे आज़म के कमोबेश वो उनके ट्रांसलेटर होते थे, उर्दू में तर्जुमा करते थे। तो ये सारे मामलात फिर पब्लिक की दिल की आवाज़ बन गए। यहाँ से कायदे आज़म की कायदाना सलाहियतें शुरू हुई। एक तरफ जनाब और बड़े बड़े नाम, लेकिन इधर कायदे आज़म ने दलाइल की बुनियाद पे, अपने फ़हम की बुनियाद पे, अपनी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ जो कैरिस्माती शख्सियत है उसके जो जौहर खुले हैं, तो फिर कायदे आज़म हो गया। और कोई सी भी ज़बान बोलने वाला, जाहिर है कि बर्रे सग़ीर जो है मल्टी लैंग्वेज एक इलाका था, सब कॉन्टिनेंट। वहाँ गुजराती भी थे, वहाँ हिंदू भी थे, वहाँ पर दूसरी ज़बानों के बोले, हैदराबादी ज़बान भी चलती थी, मलयालम भी चल रही है, फला भी चल रही है, बंगला भी चल रही है। तो वो एक ज़बान का मसला नहीं था। लेकिन कायदे आज़म ने इन तमाम चीज़ों को अपनी शख्सियत के करिश्मा की वजह से मशहूर कर लिया था। और उसके बाद जिस तरीके से कायदे आज़म ने उस जद्दोजहद को, दुनिया की वाहिद पॉलिटिकल जद्दोजहद है कि जिसमें उन्होंने जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे लेके आए। उनका विज़न इतना क्लियर था कि पहले दिन से वो पाकिस्तान ज़मीन के टुकड़े की बात नहीं कर रहे थे कि कैसी ज़मीन हमें चाहिए जहां हम अपनी मर्ज़ी से अपने दीन को गुज़र बसर कर सकें, यानी दीन हमसे जो तकाज़ा कर रहा है उसके लिए हम ऐसे ख़ित्ते का इंतखाब करें जहां हम उसको नाफिजुल अमल कर लें। तो ये नज़रिया तो इससे पहले किसी ने भी नहीं पेश किया था जो कायदे आज़म ने इस पाकिस्तान की बुनियाद रखी। तो नौजवानों के लिए सीखने को बहुत कुछ है। एज़ फार एज़ कंसर्न टुडेज़, आज हम देखते हैं कि जो दुनिया में मुख्तलिफ मुमलकतें मौरिज़ वजूद में आती हैं, उनके पीछे मुख्तलिफ लॉबीज़ का अमल दखल होता है। मिसाल के तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज उतर गई, उसने इस इलाके को 2 हिस्सों में कर दिया। एक को कहा कि वो आपका ईसाइयों का हिस्सा है, आपका मुसलमानों का है, आपका उसका है। लेकिन कायदे आज़म ने महज़ कलमा ला इलाहा की बुनियाद के ऊपर हर ज़बान के बोलने वालों को मुज्तमा किया और उसके बाद पाकिस्तान को रुब ज़मीन के नक्शे के ऊपर लेके आए। बाकी मैंने आपकी जो इंट्रो देखा, सुना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिसमें आपने बताया कि कायदे आज़म अलैहिर्रहमा पैसों के मामले में बैतुल-माल पे कोई बोझ डालना पसंद नहीं करते थे। एक और मिसाल मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की है, जो उनकी हमशीरा, यानी जब प्रेसिडेंसी उसमें रहते थे तो फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के लिए और उनकी सहेली जो उनको कंपनी करती थी, एक बड़ी डबल रोटी आती थी, तो वो रोज़ाना बच जाती थी। ज़ाहिर है कि 2 या 4 स्लाइस उन्होंने खाने हैं, तो वो बच जाती थी और ज़ाया हो जाती थी। तो फ़ातिमा जिन्ना को खुद ये ख्याल हुआ, उन्होंने शेफ़ को बुलाया और कहा कि ये ज़ाया हो रही है हमारी जो ब्रेड आती है, तो ये तो नुकसान है पाकिस्तान का अगर ख़जाने से आ रही है, तो आप छोटा सांचा बनवाएं, छोटी लाएं। तो उसने कहा, शेफ़ ने, कि हमारे पास सांचे ही इतने बड़े हैं। उसने कहा नहीं, आप सांचा तब्दील करें, हम तो 2 हैं और अगर भाई ने भी खा लिया तो 3 है, तो आप उसका सांचा, तो 1/4 सांचा किया गया जिसमें 6 स्लाइस बनते थे टोटल। अब आप देखें इस हद तक बारीकी दोनों बहन भाइयों के दरमियान मौजूद है। एक तरफ कायदे आज़म ने चाय मना करवा दी, एक तरफ कायदे आज़म ने फर्नीचर को माइनस करवा दिया, एक तरफ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बहन का किरदार भी आपके सामने मैं लाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से पाकिस्तान की सेविंग की गई है, वसाइल को बचाया गया है। लेकिन ये कि फ़ी ज़माना आज हम देखते हैं तो वो तो माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात है, दिल बड़ा ख़राब होता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि सिंध मदरसतुल इस्लाम से स्टार्ट किया, फिर वो आगे तालीम के लिए बम्बई गए, फिर कांग्रेस ज्वाइन करी, उसके बाद मुस्लिम लीग में शामिल हुए, फिर मुस्लिम लीग छोड़ी, फिर दोबारा मुस्लिम लीग ज्वाइन करी और इन दी एंड जो गोल अचीव किया वो पाकिस्तान की सूरत में। तो नौजवानों के लिए इस पूरी उनकी ज़िंदगी की जो जद्दोजहद है, उसके हवाले से आप क्या उनको लेसन देना चाहेंगे कि ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो फर्स्ट स्टेप पे हासिल नहीं होती? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। कायदे आज़म का चूँकि विज़न बड़ा क्लियर था, पहले वो समझते थे कि कांग्रेस के स्लोगन से हम इसको हासिल कर सकते हैं, एक ऐसी मुमलिकत। लेकिन कांग्रेस के जो मुख्तलिफ नौ ख्यालात थे
उसके नतीजे में कायदे आज़म को ये बात तश्तस्बाम हो गई, यकीन आ गया कि इस तरीके से पाकिस्तान, इसलिए कि वहाँ पर वो ये चाह रहे थे कि मुसलमान को तकसीम न, कांग्रेस का जो मेन कंसर्न था कि सारे बर्रे सगीर में हिंदू और मुसलमान फिर इसी तरह आपस में रहेंगे और अगर ये डिवाइड हुए तो बहुत नुकसान हो जाएगा वगैरह वगैरह और यूनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये कांग्रेस का माइंडसेट था। तो दो कौमी नज़रिए की तो नफ़ी हो रही थी उसमें। लेकिन कायदे आज़म ने रियलाइज़ किया कि अगर हम कांग्रेस के फ़लसफ़े चलते हैं तो मुसलमान तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर हैं और दीगर कौमियतें और दीगर जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के ऊपर गालिब हो जाएंगे। अच्छा, फिर रोलिंग पार्टी वाला रोल नहीं रहेगा मुसलमानों का और इस्लाम को प्रैक्टिस में लाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये इस्लाम को प्रैक्टिस से मतलब ये नहीं है, देखें उस वहाँ सजदे की इजाज़त भी थी, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा अपने अशार में बेशुमार जगह, वहाँ नमाज की इजाज़त थी, रोज़े की इजाज़त थी, सब कुछ था, लेकिन गाय के कटने के ऊपर हंगामे होते थे, कत्लेआम होता था। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। और उसके बाद वो हालात और आज के हालात देख लें, आज बुर्का पहनने पे कत्लेआम होता है, आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीत जाती है तो कत्लेआम होता है। ये है दो कौमी नज़रिया जो कायदे आज़म ने भांप लिया था। तो कांग्रेस में रहते हुए तो ये मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान बनाया जा सकता। चुनाचे कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को शऊरी तौर पे ज्वाइन किया और लीड किया, और लीड करने के बाद उस हिसाब से ड्राइव किया जिस हिसाब से पाकिस्तान। एक और अहम तरीन बात देखिए, कायदे आज़म को अपनी बीमारी का मालूम था। उनके मौलिज ने जब ये बताया कि आपको फला बीमारी है और इसका मतलब बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने उन्हें पाबंद किया अपने मौलिज को कि ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इतना पॉलिटिकली प्रेशर डेवलप हो चुका है कि किसी वक्त भी पाकिस्तान का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस को ये पता चल गया कि मैं बीमार हूँ और इस बीमारी में मुब्तला हूँ, तो वो हीले बहाने करके टाइम बढ़ाएंगे और पाकिस्तान, तो उन्होंने अपनी बीमारी को भी सीगा राज में रखा। तो ये बड़ी कुर्बानियों वाली बात होती है और ये अजीम तरीन शख्सियात ही ये तमाम चीज़ों को अंगेज़ करती हैं कि उनकी बीमारी का किसी को भी नहीं पता चल सका। तो वो मौलिज और कायदे आज़म के दरमियान एक किताब फिर लिखी मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने, माई ब्रदर में, जब उन्होंने बहुत सारी बातें उसमें कही हैं कि कायदे आज़म की बीमारी क्या थी, उसके अंदर कितनी मुश्किल होती थी, और जाहिर है कि उस वक्त ट्रैवलिंग पूरे हिंदुस्तान का दौरा करना था, तो ट्रेन से भी सफ़र करने थे, तो ट्रेन के सफ़र के दौरान उनके लंग्स में जब पानी भर जाता था और किस तरीके से कितनी तकलीफ़ होती थी। लेकिन उसके बावजूद जब आप ख़िताब करते थे मुख्तलिफ़ स्टेशंस पे तो ऐसा लगता था कि आपको कोई बीमारी ही नहीं है। तो ये वो जज्बा था, ये वो एनर्जी थी और ये वो विजन था जिसने कायदे आज़म को उस वक्त तक कम अज़ कम तरोताज़ा रखा जब तक कि पाकिस्तान का अनाउंस नहीं हो गया और आपने एक असम्बली डेवलप नहीं कर दी और उसके बाद आपने ख़िताब किया। और वो क्या उलुल अज़मी थी उस ख़िताब के अंदर, और मुसलमानों को क्या अजीम जज्बा मिला था कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक हायरार्की और एक एनर्जी जो है वो पैदा हो गई थी कि नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पे हासिल किया जाने वाला ज़मीन का ये टुकड़ा गो के छोटा है, लेकिन वो पाकिस्तान है। यहाँ हम अपने इस्लाम को अपने हिसाब से जैसे रब ताला चाहते हैं वैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें बड़ा किरदार बंगाल के मुसलमानों का है, और बांग्लादेश जो बन गया बदकिस्मती से वो हमारा बाजू था, मशरक़ी पाकिस्तान। ये भी दुनिया में पहला वाक़या है कि इतनी दूर एक जगह है वो भी पाकिस्तान है और ये भी पाकिस्तान है। चुनाचे उसको मशरक़ी पाकिस्तान का नाम दिया गया, इसको मगरबी पाकिस्तान का नाम दिया गया, और दोनों के अंदर एक वफाक जो है वो कंट्रोल कर रहा था। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ें हुई हैं इस खित्ते में इस दौरान। अच्छा, फ़ी ज़माना देखा जाए रियासती सतह पे मैं बात करूँगा, पहले आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाएं इस दिन को, क्योंकि ये बड़े कुछ अय्याम होते हैं कौमों की तारीख़ में, बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अब रियासत की सतह पे उस तरीके से इस दिन को मनाया नहीं जाता। लोग अपनी सियासत में लगे हुए हैं, अपनी दुकानदारियों में लगे हुए हैं, लेकिन आज का जो बच्चा पैदा हो रहा है वो नहीं जानता कि कायदे आज़म की क्या खिदमत थी। तो क्या आप समझते हैं कि रियासत को इस तरफ नज़र दौड़ानी चाहिए? जाहिर है ये रियासत के करने के काम है,
और देखें इस वक्त एक पूरी लॉबी काम कर रही है जो आपको आपके अकाबरीन से दूर करना चाहती है, आपके बहुत अच्छे माजी से आपको दूर करना चाहती है। तो जाहिर है कि ये एकदम से नहीं होता। ये सबसे पहले निसाबी किताबों से इस तरह के कैरेक्टर्स को निकालना शुरू करते हैं। देखिए ना, किसी ज़माने में हम मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ते थे, किसी ज़माने में हम मोहतरमा फातिमा जिन्ना को पढ़ते थे, हम शेर बंगाल फजल हक को पढ़ते थे, हम फलाह को पढ़ते, लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता करके इन सब से हमारी जो अब बच्चे आ रहे हैं उनको नहीं मालूम। उनकी किताबों में जो है वो उनके हीरो कुछ और जो है मगरबी ममालिक की शख्सियात हैं, फलां हैं, तो ये आपने दूर कर दिया। दूसरा मसला ये है कि आपने वैदानियत का कल्चर ख़त्म कर दिया, यूनिटी का कल्चर ख़त्म कर दिया, आपने कौमियतों के कल्चर को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत आहिस्तगी के साथ हमारी आज की जो यूथ है वो अपने अकाबरीन से दूर होती चली जा रही है। और जाहिर है कि इसके पीछे लॉबीज़ काम करती हैं, इसके पीछे फंडिंग्स काम करती हैं, मुख्तलिफ NGOs के आइडियाज़ काम करते हैं, और उनका एक ही टारगेट होता है कि आपको आपके माजी से मुनक़ता कर दिया जाए। जब आपको अब यानी आज हम मशरक़ी पाकिस्तान की बात करते हैं, फॉल ऑफ ढाका की बात करते हैं, फॉल ऑफ मशरक़ी पाकिस्तान कहते हैं, तो आज के लोगों को वो पता नहीं कि मशरक़ी पाकिस्तान भी कोई चीज़ थी, हमारे भाई थे, और किस तरीके से वो सियासत का शिकार होकर नाक़िबत अंदेश हुक्मरानों के हाथों वो मुल्क हमसे चला गया। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से हुई कि हमारे निसाब का हिस्सा नहीं। जब हमारे निसाब में वो शामिल नहीं करेंगे, आप झूठी कहानियाँ सुनाएंगे, आप गलत चीज़ें बताएंगे, तो जाहिर है नौजवान और यूथ वही सुनेगी। तो असल देखिए, तारीख़ का काम यह है कि वो बाइसनेस पे बिलीव नहीं, तारीख़ को बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे चीज़ें बढ़ती गई हैं। जिस वक्त हम तारीख़ के अंदर, वाक़यात के अंदर रद्दोबदल करना शुरू कर देते हैं तो ख़ुद ब खुद हम अपने आप को झुटला रहे होते हैं और अपने अकाबरीन से दूर होते चले जाते हैं। तो ये सबसे अहम चीज़ है कि हमारे आज के तालीमी यानी एजुकेशनल स्कॉलर्स को, हमारी रियासत को ये सोचना होगा कि इन अय्याम को कैसे मनाया जाए, कैसे रिवाइज़ किया जाए और इनकी तालीमात को किस तरीके से प्रमोट किया जाए। अब मैं आपके चैनल को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज के दिन के मौज़ूआत बहुत सारे और मुख्तलिफ भी हैं, लेकिन आपने इस मौजू को सेलेक्ट किया अपने ऑडियंस के लिए, अपने देखने वालों के लिए, कि इस हवाले से कोई गुफ्तगू हो और उसके नतीजे में तहरीक पाकिस्तान पे हम गुफ्तगू कर सकें और लोग जान सकें। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस हवाले से कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि कायदे आज़म की एक शख्सियत ऐसी है कि हम सारी रात भी बैठे रहें तो वो जो पहलू हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। तो आखिर में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, वो शख्सियत, वो लीडरशिप, और अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो कोई ऐसा पैगाम हुक्मरानों को भी कि जो मईशत का जो हाल चल रहा है, इस हवाले से समअप करके नौजवानों के लिए भी, हुक्मरानों के लिए भी, क्योंकि सबके जो रोल मॉडल हैं वो इस पाकिस्तान में वो कायदे आज़म ही हैं। तो आखिर में क्या मैसेज आप इस हवाले से देना चाहेंगे? कायदे आज़म के हवाले से तो नौजवानों को, असल में मैं तो हुक्मरानों की बात नहीं करता, हुक्मरानों का तो जो हाल है वो अपनी दुकान चमकाने के लिए, कोई कायदे आज़म मुस्लिम लीग होती है, कोई काफ मुस्लिम लीग होती है, कोई काफ होती है, कोई लाम मुस्लिम लीग होती है, कोई मीम मुस्लिम लीग होती है, तो वो सिर्फ कायदे आज़म की इतनी मज़लूम शख्सियत को वो इस्तेमाल कर रहे होते। मैं उनको छोड़ दें, वो मेरा कंसर्न है यूथ। आज की यूथ बहुत ज़हीन है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर सवालात हैं, उसके अंदर इब्हाम है, वो अपने कायदीन के बारे में जानना चाहते हैं। तो कायदे आज़म जो चीज़ यूथ से चाहते हैं, अलीगढ़ यूथ थी उस वक्त और अलीगढ़ ने पाकिस्तान बनाने में कलीदी किरदार अदा किया था। तो कायदे आज़म ने उस वक्त के नौजवानों को अपना गिरविदा बनाया था और हर गली गली में अलीगढ़ियंस जो है वो वहाँ के नौजवान वो निकले थे और वो ये नारा लगाते थे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और उन्होंने एक एक घर में जाके, ये नौजवान थे। आज का नौजवान डब्बू के ऊपर क्यों है? आज का नौजवान जो है वो दीगर चीज़ों के शैदाई हैं। आज के नौजवान जो है वो मुख्तलिफ मोबाइल्स के गेम्स के अंदर और पबजी के अंदर क्यों हैं?
इसी यूथ ने, और हम खुशकिस्मत है पाकिस्तान कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 37% यूथ मौजूद है। दुनिया में इतनी बड़ी यूथ किसी के पास मौजूद नहीं है। तो वी आर वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कायदे आज़म ने उसी यूथ को इस्तेमाल करके पूरा मुल्क बना दिया। आज हम अगर इसी यूथ को सही तरीके से कायदे आज़म का मैसेज पहुंचाएं कि कायदे आज़म कहते थे यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, कि वाकईतन यही 3 चीज़ें हैं जो हम लैक कर रहे हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में बटे हुए हैं। तो आज की यूथ के लिए मेरा पैगाम यह है कि वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें, मुत्तहिद हों। पाकिस्तान बनने से पहले हम मुत्तहिद नहीं थे, मुख्तलिफ हिस्सों में बटे हुए थे। कायदे आज़म की शख्सियत ने यूनाइट किया था, इसीलिए आपने यूनिटी का नारा दिया, डिसिप्लिन का नारा दिया, और इसी तरीके से फेथ का नारा दिया। देखिए, फेथ बहुत बड़ी चीज़ है। फेथ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको फेथ है तो आप अचीव कर सकते हैं, और फेथ अगर नहीं है तो डबल माइंडेड रहते हैं, और डबल माइंडेड फर्द कभी भी कोई अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकता। तो नौजवानों, अपने आप को यूनाइट करो, डिसिप्लिन करो, और उसके बाद अपने अज़ाइम पे डट जाओ कामिल यकीन के साथ। यकीनन कायदे आज़म की जो शख्सियत है बहुत ही लाजवाब शख्सियत थी। उस किरदार के मालिक थे और वो सच में सादिक व अमीन थे। अब ये टर्मिनोलॉजी जब यूज़ होती है तो हुक्मरानों को कभी कभी थोड़ा सा मसला हो जाता है। इकबाल ने कहा था, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। तो पाकिस्तान को तो आगे बढ़ना है और ये उम्मत मुस्लिमा का किला बनेगा। ये जो लोग हैं आज जिनको ये मौका अल्लाह ने दिया हुआ है, ये आज हैं कल नहीं होंगे, और इनको रिप्लेसमेंट कोई ना कोई ज़रूर करेगा। लेकिन ये लोग ये बात याद रखें कि अगर इन्होंने कायदे आज़म के बनाए हुए उसूलों पे पाकिस्तान को आगे लेके नहीं चले तो यकीन करें कि इनकी कमरों के निशान भी नहीं मिलेंगे। तो आखिर में ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।